सन 1625 सिर्फ 7 मौतें और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य घुटनों पर आ गया। वो 2 देशों में बट गया। मंगोलिया, ये देश आज भी वर्ल्ड मैप्स में 2 देशों में बटा हुआ है, एक आउटर मंगोलिया और दूसरा इनर मंगोलिया। एक आजाद देश है तो दूसरा चाइना का गुलाम। ये दोनों भी मंगोलिया चाहते थे कि वापस से एक हो जाए, लेकिन अफसोस दोनों कभी भी दोबारा से एक नहीं हो सके। ऐसा आखिर क्यों? साल 1221 निशापुर, चंगेज खान के दामाद की मौत का बदला लेने के लिए मंगोल्स ने निशापुर के पूरे शहर को मिटा दिया। हर घर तोड़ा, हर आदमी को मार डाला। सिर्फ इस एक जंग में 12 से 17 लाख लोग खत्म हो गए। पूरे शहर का ऐसा सफाया कर दिया कि एक पर्शियन हिस्टोरियन ने लिखा, मंगोल्स का आतंक इतना भयानक था कि कुत्ते और बिल्ली तक जिंदा नहीं बच रहे थे। साल 1221 मर्व, दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक, मगर मंगोल्स के सामने झुकने से साफ इनकार। मंगोल्स ने घुसकर हर एक जीव, आदमी, औरत, बच्चे और यहां तक कि जानवरों को तक नहीं बख्शा। एक हिस्टोरियन लिखते हैं, नॉट अ सिंगल सोल रिमेन्ड टू इवन वीप। मंगोलिया यानी मंगोल साम्राज्य, जिसका शासन लगभग पूरे एशिया और यूरोप पर था। चंगेज खान दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का राजा था और उनके राज में मंगोलिया इतना ताकतवर था कि उनसे टकराने की सोचना भी खुद की ही बर्बादी थी। इतिहास में मंगोल सेना को सबसे क्रूर माना जाता था, जो दुश्मन के सर काटकर चौराहे पर उसे लटका देते थे। कोई भी इनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। पर फिर आखिर यही माइटी मंगोल एम्पायर कैसे सिर्फ 7 लोगों की मौत की वजह से 2 टुकड़ों में बट गया? यह है मंगोलिया, दुनिया की 18th लार्जेस्ट कंट्री, जिसमें इंडिया के राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट्स आराम से फिट हो सकते हैं। लेकिन इतने मैसिव लैंड मास होने के बावजूद 99.7% मंगोलिया पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। और ये छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है, इस 0.03% लैंड एरिया में ही मंगोलिया की 100% पॉपुलेशन रहती है। इनफैक्ट इस सर्कल से इंसान जितना दूर जाता चला जाता है, उसके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे के रीजंस एक्चुअली काफी यूनिक है मंगोलिया के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोलिया में यह पॉपुलेशन डिस्पैरिटी हमेशा से नहीं थी। मतलब मंगोलिया में 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन 10 लाख हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक जंग ने वहां की 80% पॉपुलेशन यानी 10 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों का एक ही झटके में सफाया कर दिया। बट मंगोलिया का टेरिबल फेट यहां पर भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मंगोलिया में बुद्धिज्म ने जन्म लिया और बुद्धिज्म फैलने लगा, और इस एक धर्म की वजह से मंगोलिया की पॉपुलेशन एकदम से खत्म होने लग गई और कभी वहां से फिर बढ़ नहीं पाई। लेकिन कैसे आखिर सिर्फ एक धर्म देश की आबादी को मिटा सकता है, और वो भी बुद्धिज्म जैसा इतना पीसफुल रिलीजन? वेल, ऐसी ही कुछ विचित्र रही है मंगोलिया की दास्तान, जिसे डिटेल में आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों मंगोलिया में पॉपुलेशन की इतनी वियर्ड डिस्पैरिटी है। सो लेट्स बिगिन। इसके पीछे का पहला रीजन है मंगोलिया की यूनिक ज्योग्राफी, जिसे हम बेसिकली 3 मेजर भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, दूसरा है सॉइल या मिट्टी, और तीसरा रेनफॉल। अब ध्यान से समझते हैं कैसे ये सारे फैक्टर्स की वजह से ही 99.7% मंगोलिया वीरान पड़ा हुआ है, और सिर्फ इस एक छोटे से 0.03% इलाके में ही पूरा मंगोलिया बसता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वाले माउंटेन से। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो मंगोलिया अर्थ के नॉर्दर्न पोल की तरफ रशिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है। यहां पर यह बाय डिफॉल्ट एक पोलर जोन का पार्ट बन जाता है, जिस वजह से इस देश का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मोस्टली माइनस में ही रहता है। और इस मैप में अगर आप यहां पर देखोगे तो मंगोलिया के नॉर्दर्न यानी कि ये पार्ट और वेस्टर्न पूरी तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज है। मतलब ये ऊंचे हाइट वाले माउंटेनियस रेंजेस से घिरा हुआ है। अब हम आ जाते हैं बचे हुए मंगोलिया के इन सारे पार्ट्स पर। मंगोलिया का सदर्न और वेस्टर्न पार्ट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। हिस्टोरिकली इंसानों ने कभी भी इस जगह पर अपना परमानेंट सेटलमेंट बनाया ही नहीं, क्योंकि इस एरिया में इंसान तो दूर, मंगोलिया में पाए जाने वाले ये बैक्ट्रियन कैमल्स तक सरवाइव नहीं कर पाते। इतना एट्रोशियस क्लाइमेट है यहाँ का। पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो अब मंगोलिया के लोगों के पास ना ही वेस्टर्न पार्ट में रहने की जगह है और ना ही सदर्न या ईस्टर्न पार्ट कंड्यूसिव है।
अब ऐसे में पूरी 100% मंगोलियन पॉपुलेशन मात्र इस 0.03% के छोटे से जगह में रह रही है, क्योंकि इन्हीं माउंटेन्स की वजह से सिर्फ इसी 0.03% लैंड में टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं और लाइफ के लिए कंड्यूसिव हो जाते हैं। बेसिकली मंगोलिया में नॉर्दर्न मंगोलिया का खुफ्सगुल माउंटेन रेंज, नॉर्थ वेस्ट पार्ट की खांगाई रेंज और नॉर्थ ईस्ट की खेंटी रेंज मिलकर कुछ इस तरह का रफ ट्रायंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से ये माउंटेन रेंजेस नॉर्थ वेस्ट से आने वाली सर्बियन विंड और साउथ ईस्ट के गोबी डेजर्ट से आने वाली कोल्ड विंड के खिलाफ एज अ नेचुरल वॉल एक्ट करते हैं, जो एक्चुअली में एक मेजर गेम चेंजर है, क्योंकि इन्हीं कोल्ड विंड से प्रोटेक्शन मिलने की वजह से जहां पर बाकी के मंगोलिया का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं पर बस गेस करो इस ट्रायंगुलर जोन का टेम्परेचर कितना होता होगा। वेल, सिर्फ और सिर्फ -2.9 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, जो टेम्परेचर ऑफ कोर्स हम इंडियंस के लिए फिर भी ज्यादा है, बट कंपेयर दैट विथ -50 डिग्री सेल्सियस। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मंगोलियंस ने 4704 स्क्वायर किलोमीटर्स वाले इस जगह में ही अपनी कैपिटल सिटी उलान बटोर को बनाया है। अब दूसरा मेजर रीजन जानने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जंग के पहले मंगोल और चाइनीज सोल्जर्स एक रिचुअल फॉलो करते, अपने आर्मर्स को ऑयल्स और हर्ब्स से ट्रीट करते थे। इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं था, ये मंगोल्स की एक सेंसरी आइडेंटिटी भी क्रिएट करता था। ऐसी स्मेल और फील किसी ग्रुप या इंसान की पहचान बनाती है, जिसे सूंघते ही पता चलता है कि यही वो लोग हैं। नाउ दूसरा मेजर रीजन कि ये 0.03% एरिया ही हैबिटेबल है इज सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे मंगोलिया में 365 डेज कोल्ड विंड्स फ्लो होने की वजह से ऑलमोस्ट ये पूरा देश इस तरह बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है, और इसी फिनोमिनान को जियोलॉजी की भाषा में पर्माफ्रॉस्ट बोला जाता है। अब जरा सोचो, जब सॉइल के ऊपर बर्फ की ऐसी मोटी लेयर जमा होगी तो इस लैंड पर खेती का तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। प्लस इस प्रकार के सॉइल पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया जा सकता, और अगर बाय चांस कोई लैंड एरिया आइस कवरिंग से बच भी गया तो उस लैंड में भी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसमें कुछ इस टाइप का चेस्टनट जैसा ब्राउन सॉइल होता है, जिसमें सैलिनेशन यानी खारापन ज्यादा होता है, और दूसरा उसमें रॉकी सेडिमेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि छोटे पेबल्स वाली सॉइल होती है जिसमें खेती करी ही नहीं जा सकती। अब बात करते हैं तीसरे मेजर फैक्टर की, जो है रेनफॉल। सो अब तक हमने जाना कि उलान बटोर जैसे वैलीज कितने ज्यादा कंड्यूसिव है लाइफ के लिए इन मंगोलिया, बिकॉज पहले तो वो ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है और दूसरा सॉइल क्वालिटी भी वहां पर अलग है। बट तीसरा रीजन वहां पर, तीसरा बेनिफिट जो वहां पर मिलता है वो है एक वैली होने की वजह से यही माउंटेन रेंजेस विंड को रोकने का भी काम करते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब मंगोलिया में बारिश वाले बादल आते हैं तब यही माउंटेन रेंजेस उन बादलों को भी उसी रीजन में रोक देते हैं, जिसकी वजह से इस मंगोलियन वैली में कुछ इस तरीके का ओरियोग्राफिक रेनफॉल हो जाता है। और यहाँ की बारिश बाय द वे वैसी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है। कंपेयर मत करना कि इंडिया का ड्राइएस्ट स्टेट राजस्थान भी 500 से 1000 मिलीमीटर्स की बारिश देता है, उससे कई गुना कम यहाँ पर सिर्फ 300 से 400 मिलीमीटर्स की ही रेनफॉल होती है। और इसीलिए मंगोलिया को जनरली ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग कवर्ड इन आइस। लेकिन इसी बारिश की वजह से यहाँ की सॉइल भी काफी उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि आपने ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, माउंटेन से सॉइल इरोजन होकर सॉइल के सारे मिनरल्स अक्सर धुलकर नीचे वैली में आ जाते हैं। और इसीलिए इस रीजन में भी इन तीनों माउंटेन रेंजेस के मिनरल लोडेड सॉइल भी बारिश की वजह से इरोड होकर वैली में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जिससे इस रीजन की सॉइल काफी फर्टाइल हो जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो यही रेनफॉल, एरेबल लैंड और एम्बिएंट टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ठुल्लू रिवर पर सिचुएटेड उलान बटोर को एक आइडियल जगह बना देते हैं फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। सो अब तक हमें एक अच्छा खासा आइडिया आ गया है कि मंगोलिया इतना एम्प्टी क्यों है, उसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है। लेकिन 99.7% मंगोलिया के एम्प्टी होने के पीछे जो दूसरा रीजन है वो ये भी है कि मंगोलिया में इन जनरल पॉपुलेशन ही काफी कम है। बट जैसे हमने इंट्रो में डिस्कस किया था, इतिहास में मंगोलिया की पॉपुलेशन का 80% पॉपुलेशन एक ही वॉर में, एक झटके में खत्म हो गया था, और उसके बाद से मंगोलिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी स्पीड कैचअप नहीं कर पाई। तो इसकी कहानी शुरू होती है साल 1200 से, जब मंगोलिया आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था, वो कुछ ऐसा दिखता था। इस देश में तब जंगिस खान का राज हुआ करता था, और भाई साहब मेजेस्टिक मंगोलिया का साम्राज्य पैसिफिक ओशियन से कैस्पियन सी तक और रशिया से लेकर तिब्बत तक इतना विशाल था। बाय द वे इसी समय में सदर्न रशिया के कुछ पार्ट्स में भी मंगोलियन एम्पायर का राज हुआ करता था।
बट चंगेज खान की मौत के बाद ये पूरा एरिया उनके ही वंशों ने अलग अलग भागों में यानी खनातों में बांट दिया। लेकिन इस बंटवारे के बाद भी मंगोल साम्राज्य की मतभेद नहीं रुकी। सदियां बीतती गई। यूरोप में क्रिश्चियन एम्पायर्स और पर्शिया में इस्लामिक एम्पायर्स ने मंगोल को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ एशिया में जो मंगोल्स बच गए थे वहां पर भी कई सारी अलग अलग छोटी मंगोल ट्राइब्स ने पूरे साम्राज्य को टुकड़ों में बांट लिया। पर अफसोस की बात तो ये थी कि ये सारी मंगोल ट्राइब्स अपना अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी। आपस में भाईचारे की जगह पर सब में दुश्मनी बढ़ने लगी। बट चलो यहां तक भी मंगोल सेना का खौफ तो मौजूद था। लेकिन फिर आया साल 1599। मंचूरिया के बर्फ के पहाड़ों में मंगोल्स की मौत ने जन्म लिया। एक ऐसा राज्य जिसका नाम तक दुनिया ने कभी नहीं सुना था, जिनका मंगोल से लड़ना मतलब चींटी का हाथी से लड़ने के जैसा था। और इसी कमजोर राज्य ने मंगोल्स को मिट्टी में मिला दिया। मंचू कबीला, जिनको चंगेज खान ने कभी मसल दिया था, वो अब अपना सर उठा रहा था। 1599 में इस मंचू कबीले के राजा नूर हासी ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और चिंग डायनेस्टी की नींव रखी। इनफैक्ट कई साल बाद तक भी चिंग डायनेस्टी की मंगोल्स को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। पर साल 1626 में 7 मौतें होती है और द माइटी मंगोल्स की पूरी तकदीर बदल जाती है। ये 7 मौतें उनकी साम्राज्य की बर्बादी का कारण बनेगी। अब मंगोल ट्राइब्स के बीच आपस में ही जंग शुरू थी। तो 1626 में यहां पर साउथ में दिख रहे एक मंगोल ट्राइब ने दूसरे ट्राइब के 7 नोबल्स यानी कि मंत्रियों को जान से मार दिया। इस बात का बदला लेने के लिए जिनके नोबल्स मरे, उस ट्राइब ने ऐसा कदम उठा लिया जो कदम क्रिटिकल था मंगोल एम्पायर की बर्बादी के लिए। वो ट्राइब मदद मांगने सीधे चिंग डायनेस्टी के पास पहुंच गया। अब क्या ऐसा सुनहरा मौका चिंग डायनेस्टी जाने देता? उन्होंने तुरंत हां कर दिया, बस सिर्फ एक शर्त पर। शर्त यह थी कि मदद मांगने आई ट्राइब को चिंग का वैसल स्टेट बनना पड़ेगा, मतलब उनका गुलाम बनना होगा। बदले की आग मंगोल ट्राइब पर इतनी हावी थी कि वो इस शर्त के लिए भी तुरंत मान गए। इस तरह से पहला मंगोल राज्य खुद चलकर चिंग डायनेस्टी को समर्पित हो गया। और इसके बाद सहार ट्राइब, जिस मंगोल ट्राइब ने खोरचिन ट्राइब के 7 नोबल्स को मारा था, उनको भी चिंग ने जंग में बुरी तरह हरा दिया और अपने कब्जे में ले लिया। आगे 1634 तक इसी आपसी झगड़े का फायदा उठाकर चिंग डायनेस्टी ने साउथ के बाकी मंगोल राज्यों को भी खुद के अंदर समर्पित करवा लिया। और इस तरह इतिहास में पहली बार मंगोलिया 2 हिस्सों में बट गया। सारे साउथ के राज्य बने इनर मंगोलिया, जो चिंग डायनेस्टी के अंदर आ गए, और जो प्रेजेंट डे मंगोलिया है वो बन गया आउटर मंगोलिया। इसका कारण बदले की आग। मंगोल एम्पायर्स गिरा इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास तलवार कम थी या उनकी फौज थक गई थी। उनकी बर्बादी का असली कारण बस सिर्फ एक था, उनके इमोशंस उनके डिसीजंस को चला रहे थे, लॉजिक और रैशनैलिटी नहीं। रिवेंज के ऑब्सेशन ने उन्हें अंधा कर दिया और उनका गुस्सा ही बन गया उनका सबसे बड़ा दुश्मन। और इसीलिए दुनिया की सबसे खास एबिलिटी ताकत नहीं है, रैशनैलिटी और इमोशनल कंट्रोल है। और यही है साइको माइंडसेट का कोर। साइको इमोशंस को डिनाई नहीं करते, हम इमोशंस के गेम को डीपली समझकर सबकी भलाई के लिए उसे वेपनाइज करते हैं। पर यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होती है। 1634 में जब इनर मंगोलिया चिंग के अंदर समा गई और उनकी गुलामी में जीने लगा, तब भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी, जहां पर मंगोल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन उन्हीं आखिरी सांसों को 53 साल बाद फिर से उन्हीं भाइयों के आपसी मतभेद ने हमेशा के लिए घोट दिया। 1687 की जंग वो आखिरी वार थी जिसने मंगोल साम्राज्य का नाम इस दुनिया से मिटा दिया। ईस्टर्न मंगोलिया के जुंगर मंगोल्स ने पूरे आउटर मंगोलिया पर अटैक कर दिया, जहां खालखा मंगोल ट्राइब राज कर रहा था। और इस जंग में पूरा आउटर मंगोलिया जुंगर के कब्जे में आ गया। अब इस बार देखना, फिर से इतिहास ने खुद को दोहराया। जंग हारे हुए खालखा मंगोल्स भी उठकर चिंग डायनेस्टी के पास चले गए मदद मांगने के लिए। लेकिन इस बार जो हाल चिंग डायनेस्टी ने मंगोल्स का किया, वो मानव इतिहास में सबसे क्रूर सजाओं में से एक था। इतना क्रूर कि मंगोल्स की क्रूरता भी इसके सामने कम लगेगी। अब देखो, इस दौरान हुआ ये कि क्योंकि चंगेज खान के राज में आम मंगोलियंस ने इतनी सारी जंगें देखी थी कि अब ये सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते थे। और इसी दौरान कोइंसिडेंटली इंडिया से बुद्धिज्म भी सेंट्रल एशिया में धीरे धीरे फैल रहा था और साल 1271 में मंगोलिया तक पहुंच भी चुका था।
सो कुछ ही सालों में मंगोलियंस भी बुद्धिज्म अपनाने लग गए और एक तरह से इस विचारधारा की वजह से पूरे मंगोलिया में शांति का माहौल छा गया था। लेकिन नॉट फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि साल 1687 में कहानी में एंट्री होती है चिंग डायनेस्टी की, जो बेसिकली मंगोलियंस के खून के प्यासे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि चंगेज खान ने एक समय में उनकी जमीन पर कब्जा करके उनके ऊपर राज किया था और वो किसी भी हालत में मंगोलियन से हिसाब चुट्टा करना चाहते थे। और जैसे हमने पहले जाना, उस समय प्रेजेंट डे मंगोलिया में राज कर रही थी जुंगार डायनेस्टी। सो 1687 में चिंग डायनेस्टी ने अपना बदला निकालने के लिए जुंगार्स को एक वॉर के लिए ओपन चैलेंज दे दिया। उन्होंने फिर एक कदम आगे भी जाकर पूरे साउथ ईस्टर्न मंगोलिया पर कब्जा कर लिया। सो ये जुंगार्स के लिए सीधे सीधे एक जंग की ललकार थी। तो बस ना चाहते हुए भी जुंगार डायनेस्टी को चिंग डायनेस्टी के साथ वॉर लड़ना ही पड़ा। लेकिन क्योंकि चिंग्स काफी तैयारी के साथ आए थे और वो फुल कॉन्फिडेंट थे, तो उन्होंने इस जंग में जुंगार्स को बुरी तरह से हरा दिया। मतलब इतने बुरी तरीके से हरा दिया कि इसी जंग में 80% मंगोलियन पॉपुलेशन यानी कि 10 लाख मंगोलियंस में से 8 लाख मंगोलियंस जान से हाथ गवा बैठे। ये मंगोलियन हिस्ट्री का एक काफी बुरा दौर था, जिसे आज भी वहां पर 1687 जुंगार जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। और फिर इसी के बाद से ही चिंग डायनेस्टी ने मंगोलिया पर पूरी तरह से कब्जा भी कर लिया और वहां पर 200 सालों तक राज किया। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख हम इंडियंस को मिलती है। मंगोलिया के इस केस से आइडियोलॉजीज का रोल हमारे समाज और देश के स्तर पर क्लियर हो जाता है। हम अक्सर आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं को फिक्स समझते हैं कि भाई अतीत में जैसा लिखा गया था वैसे ही रहना चाहिए। जैसे धार्मिक आइडियोलॉजीज हो गए, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म। और हम समझते हैं कि इन्हीं आइडियोलॉजीज का फिक्स रहना ही हमारे समाज के प्रगति के लिए जरूरी है। लेकिन एक मुख्य बात हम भूल जाते हैं कि बदलाव ही सबसे बड़ा भगवान है। इनफैक्ट बदलाव ही इकलौता भगवान है जो किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो हम इंसानों की ढलती उम्र हो, चाहे वो सूरज की खत्म होती ऊर्जा हो, या चाहे वो साक्षात ब्रह्मांडी हो जो एक दिन विस्तार करते करते स्पेस की अनंतता में मिट जाए। इस बदलाव वाले भगवान ने तो मानव इतिहास के धार्मिक भगवानों को तक नहीं छोड़ा। आज कौन पूछता है इजिप्शियन गॉड्स को, एस्टेक गॉड्स या रोमन गॉड्स को, जिन्हें एक समय में ऑलमोस्ट आधी आबादी पूजा करती थी। बदलाव ने इन्हें भी बदल दिया। अल्टीमेट ट्रूथ, कोई भी आइडियोलॉजी इनहेरेंटली सही या गलत नहीं होती। नेचर को फर्क नहीं पड़ता आपका बिलीफ कितना प्योर, स्पिरिचुअल, पोएटिक, मॉरल या वोक है, उसके लिए बस एक ही मेट्रिक है, डज इट इंक्रीज योर सर्वाइवल फिटनेस और डिक्रीज इट, बस फुल स्टॉप। अगर आपकी आइडियोलॉजी आपको कमजोर बनाए, आपकी सभ्यता एक्सटिंक्ट, आप एक्सटिंक्ट, जैसे पृथ्वी पर 99% जीव हो चुके हैं। मंगोलिया के साथ भी यही हुआ। उनकी आइडियोलॉजी उनके सर्वाइवल के खिलाफ चली गई और नेचर ने उन्हें एक लाइन में आउट कर दिया। ये क्रूर लगता है, मैं कमीना साउंड कर रहा रहूंगा, बट नेचर के सामने डेमोक्रेसी नहीं चलती। नेचर एक रूथलेस जज है, इवॉल्व और पेरिश, और यही साइको माइंडसेट का डीएनए है। जो सोच आपको इवॉल्व करे, बेहतर बनाए, वही सोच सही। जो सोच आपको अंधविश्वास में डाले, आपको वीक बनाए, वो एंटी साइको है। और साइकोस एंटी साइको बिलीफ को इंस्टेंटली एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि डीले इज इक्वल टू डी के और डी के इज इक्वल टू डेथ। बट चिंग के मंगोल्स पर अत्याचार के बाद सबको लगा मंगोल एम्पायर का नाम खत्म, सदियां बीत चुकी थी। पर उस आग की चिंगारी अब भी मंगोलिया के दिल में सुलग रही थी और उन्हें मौका मिला साल 1911 में, जब चाइना में चिंग डायनेस्टी गिर रही थी। शिनहाई रेवोल्यूशन ने पूरे चाइना को हिला दिया। आम चाइनीज जनता ने चिंग साम्राज्य के खिलाफ बगावत करके चाइना में पहली बार डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनाई। इसी अफरा तफरी के बीच आउटर मंगोलिया की जनता ने इतिहास बना दिया, खुद को आजाद राष्ट्र घोषित करके। पर चाइना ऐसा होने थोड़ी ना देता। नई चाइनीज गवर्नमेंट मंगोलिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर कुछ ही सालों में मंगोलिया की कहानी में एक और एक नया ट्विस्ट आया, बुद्धिज्म। जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मंगोलिया में काफी फैल रहा था, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी आते आते ये धर्म वहां पर इतना प्रोमिनेंट हो गया कि अब इसी धर्म की वजह से वहां की आबादी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब ये स्पेसिफिकली मंगोलियंस के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि सिर्फ इस धर्म की वजह से मंगोलिया में एक टाइम ऐसा आ गया था जब वहां पर हर 3 में से एक मंगोलियन आदमी शादी ही नहीं कर रहा था। प्लस जैसे हमने डिस्कस किया, मंगोलिया की 80% आबादी तो उस वॉर के बाद ऑलरेडी कम ही हो चुकी थी। सो दे डेस्परेटली नीडेड अ सॉल्यूशन टू रीपॉपुलेट। और इसी ही टाइम पे पिक्चर में एंट्री होती है यूएसएसआर की, जो मंगोलिया की पॉपुलेशन के लिए अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ।
लेकिन आखिर कैसे? देखो, जाहिर है यूएसएसआर को मंगोलिया से कुछ लेना देना नहीं था। यूएसएसआर तो पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि मंगोलिया में उसका इकोनॉमिक फायदा छुपा हुआ था। उस समय का बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा। पहले इतना हमने जाना था कि जुंगार डायनेस्टी को हराकर चिंग डायनेस्टी ने मंगोलिया पर राज करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनका राज सिर्फ 1921 तक ही चला, क्योंकि उसके बाद चिंग डायनेस्टी का सामना हुआ द माइटी सोवियत एम्पायर से, जो उस दौरान डेस्परेटली कोशिश कर रही थी ज्यादा से ज्यादा देशों में सोशलिज्म फैलाने की, और उसका अगला निशाना था मंगोलिया। लेकिन यूएसएसआर के इस मकसद के बीच आ रही थी चिंग डायनेस्टी। दोनों ने चिंग डायनेस्टी को हटाने के लिए मंगोलियंस को हर लेवल पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या फिर मिलिटरिस्टिक। इनफैक्ट यूएसएसआर ने तो मंगोलियंस को चिंग डायनेस्टी से लड़ने के लिए वेपन्स तक सप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आया कि मंगोलियंस में चिंग्स के खिलाफ एक मैसिव आंदोलन ही शुरू हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने चिंग डायनेस्टी को अपने देश से उखाड़ के फेंक दिया, और इसके बाद मंगोलिया आजाद हो गया। मगर यह आजादी सिर्फ आउटर मंगोलिया की थी, इनर मंगोलिया की नहीं। बट हाँ, इस जीत ने इनर मंगोलियन टेरिटरीज में भी क्रांति की आग ला दी। वो भी आजादी के आंदोलन में उतरने लगे, और उन्होंने सोचा कि अगर आउटर मंगोलिया आजाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं। और इसे देखकर चाइना डर गया। अगर दोनों मंगोलिया फिर से एक हो गए तो उनकी ताकत दोबारा से बढ़ जाएगी, और इसीलिए चाइना ने तुरंत अपनी आर्मी इनर मंगोलिया में भेज दी, और इस बार उन्होंने वहां पर पहले से भी ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके अलावा चाइना ऑलरेडी आउटर मंगोलिया को भी एक सॉवरेन कंट्री मानने के लिए नहीं तैयार था। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो अब भी रह गया, आखिर आज इतने सालों बाद तक भी दोनों मंगोलियन रीजन्स एक देश क्यों नहीं बन पाए? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है द इनफेमस याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ फरवरी 1945। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। जर्मनी गिरने वाला था, लेकिन जापान अभी भी मैदान में डटा था, जिससे पैसिफिक फ्रंट पर अमेरिका को एक्सट्रीम लॉसेस हो रहे थे। अब अगर यूएस जापान पर डायरेक्टली अटैक करता तो अमेरिकन जनरल्स का एस्टिमेट था कि 10 से 20 लाख अमेरिकन सोल्जर्स और 30 से 50 लाख जापानी सोल्जर्स की मौत हो जाती। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे ब्लडी चैप्टर अभी भी बाकी था, और इसीलिए यूएस को एक पीसफुल गेम चेंजर चाहिए था। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के पास एक ऐसी मॉन्स्टर आर्मी थी जिसने ऑलरेडी जर्मनी को तबाह करके दिखा दिया था 1943 से 45 के बीच में। यूएस का कैलकुलेशन था कि अगर यूएसएसआर जापान के खिलाफ वॉर ज्वाइन करता है तो जापान 2 फ्रंट वॉर को नहीं झेल पाएगा। मगर स्टालिन ने यह साफ बोल दिया कि सोवियत आर्मी जापान के खिलाफ सिर्फ तभी लड़ेगी अगर हमारे कुछ कंडीशंस एक्सेप्ट किए जाएं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन था आउटर मंगोलिया का स्टेटस क्वो मेंटेन रहे, यानी कि जैसा चल रहा है वैसे ही रहे। मंगोलिया को चाइना के इन्फ्लुएंस में वापस नहीं भेजा जाए और उसके इंडिपेंडेंस को एक तरह से ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाए। ये सब